अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। कल खान साहब ने एक फैसला लिया था और वो लॉन्ग मार्च करने के सिलसिले में इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा थे और इस्लामाबाद वो पहुंचे हैं और उसके बाद सारी सूरत हाल बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तमाम ही मामलात दिन भर जो कुछ होते रहे वो हमारे तमाम नाजरीन जो है वो देखते रहे और टीवी पे उनको पता चलता रहा कि किसके साथ क्या कुछ होता रहा, पुलिस ने क्या किया, पीटीआई के कारकुनान ने क्या किया। उसके बाद जो खान साहब हैं वो डी चौक पर भी पहुंचे, वहां पर उन्होंने खिताब भी किया और उसके बाद फिर वो वापस रवाना हो गए हैं। रवाना होते हुए उन्होंने अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा 6 रोज़ बाद मैं यहाँ पे दोबारा आऊँगा अगर मेरे मुतालबात ना माने गए और इलेक्शन की तारीख ना दी गई। तो 6 दिन का जो अल्टीमेटम देकर गए हैं, तो खान साहब क्या कहने के लिए आए थे? क्या सिर्फ इलेक्शन की डेट लेने के लिए आए थे? वो तो मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए भी हो सकते थे। तो इतनी मेहनत करने की आखिर ज़रूरत क्या थी? और ना सिर्फ मेहनत हुई बल्कि इसके साथ साथ माशी माहिरीन का कहना है कि सिर्फ इस एक धरने की वजह से पाकिस्तान को 1 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है और ये एक बड़ी रकम है जो कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, जहां पर माशी लिहाज से पाकिस्तान को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आज एक बड़ी खबर भी सामने आई है अपने नाजरीन को इस दुख के साथ ये खबर देते हुए कि 30 रुपए पर लीटर इस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं। ये एक दुख की खबर है, लेकिन बहरहाल सहना तो पड़ेगा, क्योंकि चाहे कोई भी हुकूमत होती, बड़े बड़े दावे तो कर रही होती है कि हम हुकूमत में आएंगे तो हम आवाम के लिए खुशहाली लेकर आएंगे और उनके लिए सहूलत पैदा करेंगे, लेकिन कोई भी हुकूमत आती है तो वो ना सिर्फ महंगाई का तोहफा लेकर आती है, आवाम को जो सुहाने ख्वाब दिखाए होते हैं वो तोड़ देती है और किसी भी तरीके से आवाम को परेशानी का सबब बनना शुरू हो जाती है। इलेक्शन के हवाले से खान साहब ने कहा कि मुझे इलेक्शन की डेट चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म ने आज कौमी असम्बली में खिताब किया। उनका कहना था कि मैं इस ऐवान के हिसाब से ही तारीख बताऊंगा कि कब इलेक्शन होंगे और ये अब हमारी मर्जी है, यानी कि मेरा इलेक्शन मेरी मर्जी। कुछ इसी तरह का कुछ खिताब हमें नज़र आया जो कि शहबाज शरीफ साहब ने किया और शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कह दिया कि मैं अपने हिसाब से इलेक्शन में जाऊंगा, ऐवान का फैसला होगा और उसके बाद हम इलेक्शन में जाएंगे। दूसरी तरफ खान साहब जो कि ये कहते हुए आए थे कि मैं तारीख लेने के लिए जा रहा हूँ, तारीख देकर चले गए कि 6 रोज़ बाद मैं आपसे पूछूंगा कि जनाब आप क्या तारीख दे रहे हैं। क्या इन्हीं तरह के मामलात के लिए इतनी ज़्यादा अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया था या शहादतें हुई? ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि 1 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचा है। जब खान साहब बड़ी तादाद में लोग नहीं निकाल सके या जिस तरीके से रिएक्ट हुआ लोग नहीं निकल सके, उस तमाम सूरत हाल का ऐसा लगता है कि हुकूमत वक्त ने फौरी फ़ायदा उठाया और आज 30 रुपए जो हैं वो फौरी तौर पर बढ़ा दिए गए हैं। हुमायूं उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीएसपी से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे साथ शुजात बरनी भी मौजूद हैं, समाजी रहनुमा हैं। हम दोनों को खुशामदीद कहेंगे कि आप लोग तशरीफ़ लाए। हुमायूं साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये फरमाइएगा कि खान साहब जो हैं क्या उन्होंने कुछ मिसकैलकुलेटेड कर दिया है या उन्होंने जो धरना देने का प्लान किया था, लॉन्ग मार्च का फैसला किया था, सर क्या गलती हुई है उनसे? 8 किलो जी, क्या कहेंगे उस? अस्सलाम जी, आपका थोड़ा सवाल रिपीट कीजिएगा, मैंने सवाल नहीं सुना। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि खान साहब जो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए बहुत ही ज़्यादा खुद एतमाद थे, लेकिन सर वो वापस चले गए। क्या आप समझते हैं कि खान साहब जो हैं उनसे कुछ मिसकैलकुलेटेड ये सारे मामला हुए या किसी ने गलत गाइड किया उनको? देखिए, मैंने पहले भी ये बात की थी जब ये धरना करने जा रहे थे कि एक धरने से पीटीआई शुरू हुई थी और इस धरने में 25 तारीख के धरने में पीटीआई खत्म हो जाएगी। जो शुरू हुई थी उसमें तारुल कादरी साहब की एक बड़ी सपोर्ट इनके साथ थी। आज वो मजहबी जो अंसर था और वो तारुल कादरी साहब की जो सपोर्ट थी पीटीआई के धरनों में वो नहीं थी, जिसकी वजह से पीटीआई पूरी तरह फ्लॉप हुई है। और आपके सामने 5 से 7 हजार का टोटल क्राउड था इस्लामाबाद में जब पहुंचे हैं, और उस तरह के जज्बे और उस तरह के एम नहीं थे, नजरियाती लोग नहीं थे। क्योंकि मैं 12 बार आपके चैनल पे यही बात करता रहा हूँ कि खान साहब के पास जलसे जुलूसों में जो क्राउड जाता है वो आधे से ज्यादा म्यूजिकल इवेंट सुनने जाता है, म्यूजिकल नाच गाने के प्रोग्राम देखने जाता है। और पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप चले जाएं तो 8 से 10 हजार
8 سے 10 ہزار آپ کو پتا ہے نشئی لوگ ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں نشیوں کے پیچھے. تو خان صاحب کی پروگرس میں میری نظر میں کوئی اتنی خاص نہیں ہے جتنی خان صاحب کو ہوا دے کر کریٹ دے کر ہم اوپر لا رہے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خان صاحب نے کہا ہے کہ 6 دن کے اندر اندر یہ سارے معاملات جو ہیں اس کو صحیح کیا جائے, جس میں انہوں نے سب سے اہم کہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کی جائے, ورنہ میں پھر واپس دوبارہ آؤں گا دھرنا دینے کے لیے. سر, کیا 6 روز بعد وہ دوبارہ سے کسی نئی طاقت کے ساتھ آئیں گے؟ دیکھیں کارکنوں کو تو وہ کہہ کے گئے تھے کہ جی ہم نے 25 تاریخ کو دھرنا دینا ہے اور بیٹھ جانا ہے, وہاں سے اٹھنا نہیں. انہوں نے یو ٹرن لے لیا, 6 دن بعد وہ پھر یو ٹرن لے لیں گے. خان صاحب کی پرانی عادت ہے یو ٹرن لینا, اس میں کوئی نہیں, میں نہیں سمجھتا منطق ہوگی, پھر یو ٹرن لے لیں گے کسی بات پہ. تو سر 31 تاریخ تک جو شیخ رشید صاحب ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ کچھ خاص ہونے والا ہے, سر کیا خاص ہو سکتا ہے؟ شیخ رشید صاحب تو پچھلے 8 سال سے کہہ رہے ہیں خاص ہونے والا ہے, اور جب بھی وہ حکومت سے باہر جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں خاص ہونے والا ہے. حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سب کچھ خاص کر دیا ہم نے. اچھا, تو سر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب جو یہ سارے معاملات ہیں وہ جا کدھر رہے ہیں, کیا کچھ ہونے والا ہے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں 96% سیاست کو پورے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی جیسی جماعتوں نے اور کچھ بدعنوان جماعتوں نے حکومت کو پریشان کر دیا ہے, اور حکومت نے لوگوں کو پریشان کر دیا. اس تنازع میں اگر میں دیکھوں تو پاکستان میں 96 ڈرٹی پالیٹکس سے حصہ بن چکی ہے, جس کو انشاءاللہ تعالیٰ پاک سے زمین پارٹی اس عنصر کو اور اس نظریے کو ختم کرے گی. جینون لیڈرشپ صرف پاک سے زمین پارٹی کے پاس ہے. پاک کے دار بندہ ہے جس کی سی وی بھی اچھی ہے, شہر کو بھی بنایا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی بنائیں گے. سر آپ کے خیال میں اگر یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا ایک جو روب اور دبدبہ تھا حکومت کے اوپر, جس کی وجہ سے وہ بہت سارے فیصلے نہیں لے پا رہی تھی, کل کے اس ایونٹ کے بعد آج 30 روپے بڑھا دیے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیلئر کی وجہ سے ہوا ہے؟ سر یہ کیا وجہ ہے کہ 30 روپے پیٹرول پہ بڑھا دیے پر لیٹر؟ دیکھیں یہ تو آپ آئی ایم ایف کی شرائط ہے نا. آئی ایم ایف آپ کو آگے قرض نہیں دے رہا تھا. آئی ایم ایف نے اپنا اسٹیٹ وے کہا ہے کہ جی پیٹرول آپ بڑھائیں گے تو آپ کو قرض کی نئی انسٹالمنٹ ایشو ہوگی. آپ بجلی کے بلوں میں قیمتیں بڑھائیں گے تو آپ کو پھر قرض کی نئی قسطیں ایشو ہوں گی. یہ تو پورا تنازع آپ دیکھ لیں. آئی ایم ایف کی جو ڈیلیں ہیں اس ڈیلوں کے تحت ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کا اس میں کوئی پریشر تھا یا نہیں تھا, لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے فلاپ شو کے بعد حکومت کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ ان کی پاپولرٹی اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ پیش کر رہے تھے, جس طرح لوگ نظر آ رہے تھے. وہ پاپولرٹی کل جب آپ نے دیکھا ہے ختم ہو گئی ہے, تو اس کے بعد حکومت کو بہت زیادہ آسانی ہو گئی اپنے فیصلے کرنے میں. سر میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا اس تمام صورتحال میں اگر خان صاحب جو ہے اسی طرح کا پریشر برقرار رکھتے تو حکومت کے لیے اس طرح کے فیصلے کرنا پھر مشکل رہتا کہ 30 روپے پر لیٹر اچانک بڑھا دیا گیا؟ ایگزیکٹلی اگر وہ کل ایکسپوز نہیں ہوتے حکومت کے سامنے تو شاید حکومت یہ پیٹرول پہ قیمتیں نہ بڑھاتی اور آئی ایم ایف کے پاس جاتی اور ان سے کہتی کہ ہم 2 مہینے کے اندر یا 3 مہینے کے اندر عبوری سیٹ اپ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئے گی وہ فیصلے کرے گی. لیکن جب حکومت کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ پاپولرٹی صرف ایک بانی کے بلبلے کی طرح تھی خان صاحب کی, جو کل ایکسپوز ہو گئی ہے بری طرح 25 تاریخ کو, اس کے بعد حکومت کو اہم ترین فیصلے کرنے میں آسانی ہوئی ہے. ٹھیک ہے سر, اس کا مطلب ہے کہ خدا نخواستہ مزید مہنگائی کا بوجھ عوام پہ پڑ سکتا ہے. ایگزیکٹلی سر, تو جب پیٹرول سے ہی ہر چیز جڑی ہے, آپ کو پتا ہے گندم بھی پیٹرول سے جڑی ہوئی ہے, ہر چیز ٹرانسپورٹیشن سے جڑی ہوئی ہے, تو ہر چیز مہنگی ہوگی اگر پیٹرول مہنگا ہوگا. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمارے ساتھ شجاعت برنی بھی موجود ہیں, سماجی رہنما. ان سے بھی ہم جانیں گے کہ سماج پہ اس تمام صورتحال کا کیا اثر پڑا, خاص طور پہ جو آپ نے دیکھا کہ لانگ مارچ بھی ہوا ہے اور جس طریقے کا ہوا. خان صاحب کل کا دوپہر کا کھانا کھا کے نکلے تھے اور آج صبح ناشتہ جو انہوں نے واپس جا کے کر لیا ایک طرح سے. تو سر اتنا مختصر سا جو ان کا دھرنا تھا, یہ لانگ مارچ تھا, اس کے نتائج آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نتائج آپ کے سامنے ہے کہ آج جو بم پڑا ہے عوام پر, معصومانہ عوام پر, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ابھی شروعات ہے, آگے آگے دیکھو کہ ہوتا ہے کیا. اور یہ دھرنے تو میں نے ہمیشہ یہی بات کری ہے کہ ہمیشہ جس پارٹی کو زندہ رکھنا ہوتا ہے اپنے آپ کو, وہ دھرنے کرتی ہے, جلوس کرتی ہے, جلسے کرتی ہے, اس کے علاوہ کوئی حربے نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاس کچھ ایسی عوام بھی موجود ہے جو اس وقت نیا پاکستان بنانے کی سوچ میں خان صاحب کے ساتھ انگیج ہوئی ہوئی ہیں. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا بھی کون سا پاکستان بنانا چاہتے ہیں بھائی. جو ایک پاکستان بنایا تھا وہ ہمارے جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے بنایا تھا. اس کے علاوہ کوئی پاکستان نہیں بنا سکتا اور نہ کوئی اس کے اندر ترمیم کر سکتا ہے گا. اور اگر کوئی پاکستان کو بنانے میں ترمیم کرے گا
تو وہ قانون کے خلاف جائے گا. اس وقت کی جو صورتحال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے اس وقت جو یو ٹرن لیا وہ مشہوری یو ٹرن پر ہے نا, تو آگے کتنے یو ٹرنز آتے ہیں گے وہ ہم عوام کو برداشت کرنے. آپ کے خیال میں جہاں ہم ہدف تنقید بنا رہے ہیں اس وقت پاکستان اپنا معاف کیجیے گا پی ٹی آئی کو, تو سر کیا آپ کے خیال میں اس وقت جو موجودہ حکومت ہے یا شہباز شریف صاحب ہیں وہ اس ذمہ دار نہیں ہے سر اس تمام صورتحال کے؟ میں نے ہمیشہ یہی بات کری ہے کہ اس وقت جو سیاست میں آتا ہے, جو اقتدار میں آتا ہے, وہ اقتدار کے مزے لیتا ہے. دیکھیں اس وقت کی جو صورتحال ہے وہی کہوں گا نازک دور سے گزر رہا ہے. کوئی بھی اس ماحول کو درست نہیں کر سکتا. اس وقت شہباز شریف کو بہت شوق تھا وردی پہننے کا, وہ وردی پہن لی انہوں نے. اب پہننے کے بعد اختیارات ان کے پاس موجود ہیں لیکن وہ استعمال نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جو آوا کا آوا بگاڑا تھا وہ بھائی جان مہینوں, دیکھیں بات یہ وہی بات ہے, خان صاحب جب آئے تو انہوں نے چلا چلا کے بولا کہ میں 20 سال کا کچرا ایک ساتھ صاف نہیں کر سکتا. تو جب 20 سال کا کچرا وہ صاف نہیں کر سکتے تو موصوف خان صاحب نے جو سمیٹنے کے بجائے اور بکھیر دیا, تو یہ شہباز صاحب وہ منٹوں میں کیسے صاف کر سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں. چلیں میں شاہد خان صاحب کی طرف جاؤں گا. پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں, نہ جانے کیوں آج نکلتے ہوئے منہ سے ذرا مشکل ہو رہی تھی, لیکن بہرحال پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. شاہد صاحب خوش آمدید کہوں گا آپ کو. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. شاہد صاحب اس وقت ساری صورتحال جہاں آپ دیکھ رہے ہیں, آپ بھی اسلام آباد میں اس وقت موجود ہیں, سر کیا وجہ رہی کہ اتنا مختصر سا دھرنا تھا, لانگ مارچ ہوا, اتنا خرچہ کیا گیا؟ ایک خاتون تو یہ کہہ رہی تھی میں نے 2000 روپے کا خرچہ کیا ہے اور بڑی مشکل سے یہاں پہنچی ہوں, لیکن اب واپس میں جا رہی ہوں, دوبارہ آنا میرے لیے مشکل ہے. تو جناب اگر 6 دن بعد آپ دوبارہ آئیں گے تو کن کو لے کر آئیں گے, کون سے لوگ پھر آپ کے ساتھ آئیں گے؟ دیکھیں جی وقار صاحب, یہ جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا جی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاکھوں جانوں کا نذرانہ دیا تھا, ماؤں بہنوں نے قربانی دی تھی, نوجوانوں نے قربانی دی تھی, تب ہمارا پاکستان آزاد ہوا تھا. اب یہ پاکستان جب 1947 میں ہم آزاد ہوئے تھے تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آزاد پاکستان غلاموں کے حوالے ہو جائے گا اور نسل در نسل جو ہم پہ حکمرانی کریں گے, پہلے باپ, پھر بیٹا, پھر بیٹی, پھر اس کے بچے, اور پاکستان کو قرضوں میں ڈبوئے گا. تو اب چونکہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب, چیئرمین تحریک انصاف اور پاکستان کے غیور عوام, انہوں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ اس ملک کو جو اس تباہی کے دانے پہ کھڑا کیا ہے ان سے حقیقی آزادی دلوانے کے لیے جو کوششیں جاری ہے اس کا لانگ مارچ بھی اس کا حصہ ہے, اور یہ پہلے اس کی کڑی ہے. یہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں نا خرچہ ہوا ہے, یہ تو خرچہ نہیں, یہ ہمارے اس میں 3-4 لوگ شہید بھی ہو چکے ہیں. شہید بالکل. اچھا سر, اب 6 دن بعد کیا پلاننگ کیا سر؟ آزادی حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑی کوششیں, بڑی بڑی تحریکیں چلائی جاتی ہے. آپ نے پہلے دیکھا ہوگا, پہلے جو سابقہ گورنمنٹ تھی, 4 سیٹوں کے لیے 126 دن ہم نے دھرنا دیا تھا. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں تحریک انصاف کا کہ انہوں نے اس بار 24 گھنٹے لگائے. وہ کام جو 126 دنوں میں ہم نے کیا تھا وہ الحمدللہ ابھی ہم نے 24 گھنٹوں میں کر لیا. اچھا سر, کیا کامیابی سر, کیا کامیابی ملی ہے ان 24 گھنٹوں میں؟ کیا کامیابی حاصل کی؟ ہمیں 100% کامیابی ملی ہے تحریک انصاف کو. اچھا سر, کیا دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کا جو بیانیہ ہے امپورٹڈ حکومت کا, کہ ہاں یہ گورنمنٹ پوری حکومت پورا ٹائم پورا کرے گی, جبکہ یہ پورا نہیں کرے گی. یہ چند ہفتوں 2-3 ہفتوں کی مہمان ہے. اور یہ ہم کہتے ہیں آپ کو کہ جو تحریک انصاف کا بیانیہ تھا, اور یہ پورا ملک جانتا ہے کہ ایک سازش ہوئی, اور سازش کے تحت پاکستان کے اندر جو ان کے حواری آئے, ان کے امپورٹڈ لوگ آئے اور مسئلے پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے. بدقسمتی سے آج انہوں نے 30 روپے پیٹرول بڑھا دیا, 30 روپے ڈیزل بڑھا دیا. عوام پہ اتنی, پہلی عوام مہنگائی میں پیس رہی ہے. سر یہ جو پیسے بڑھائے سر, یہ جو پیسے, بالکل سر, یہ جو پیسے پوچھے کس نے بڑھائے؟ جی اچھا, یہ عوام کے اوپر جو ہے نا, عوام آپ پیسے آپ کا ہو, پیسے آپ چوری کرو, شوگر ملے آپ بنائے, باہر میں پھر سینٹر آپ بنائے. اچھا شاہد صاحب, میں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن سر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا شاہد صاحب کہ آج جو پیسے بڑھانے پڑے ہیں, یہ تو جناب یہ جو جنوری میں معاہدہ کر کے آئے تھے آپ لوگ, یا آپ کی معاشی ٹیم جو معاہدہ کر کے آئی تھی IMF سے, اس کی مد میں بڑھانے پڑے نا سر یہ؟ اب IMF کی سٹوری میں جاتے ہیں تو IMF کا ابھی سے سٹوری نہیں چلی. اچھا, پہلا معاہدہ آج سے 15 سال پہلے ہوا تھا. اچھا, معاہدے چھوڑے,
आवाम के ऊपर कभी भी इतनी ज्यादती और कभी इतनी बर्बरियत आवाम के साथ नहीं हुई जो आज हुई है। ठीक है, अब तहरीक इंसाफ की भी गवर्नमेंट थी ना, यही ठीक। खजाना था, ठीक है। यही खजाने से पेट्रोल भी एक जगह स्टेबल था, यही खजाने से हम 7 प्रोग्राम भी चला रहे थे। ठीक है सर। किसी प्रोग्राम से कोई भूखा न सोए प्रोग्राम, हाँ। नौजवानों के प्रोग्राम, 10 लाख रुपए का इलाज भी इसी खजाने से हो रहा था। यही इमरान खान साहब थे ना जो ऐसे कर रहे थे। ठीक है। एक नाहेल करप्ट टोला जब बिठाया ठीक है गया, सर। इनको पता ही नहीं है कैसे इस पाकिस्तान को चलाना। ठीक, इनको यही पता है कि ठीक है शाह पाकिस्तान को साहब, लूटा। बिल्कुल शाह साहब हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ आप भी हमारे साथ रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। इस वक्त जो पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल है और उसके साथ साथ अब मुआशी सूरत हाल भी हम देख रहे हैं, जहां पर 30 रुपये पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया गया है। वजूहात पे भी हम गौर कर रहे हैं कि क्या ये मौजूदा हुकूमत की वजह से हुआ है या गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से हुआ है। इस पर हम बात करेंगे। तारुफ कराऊँ, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना गुलजार ताज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। राना साहब, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ शुजात भी मौजूद हैं, उसके साथ हुमायूं साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और तहरीक इंसाफ से जनाब शाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, इस वक्त जो 30 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया गया है, और इसमें यकीनन सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम इत्तेहादी शामिल हैं जो इस बोझ को लेकर चलेंगे। सर, क्या ज़रूरत थी कि आपने इतनी बड़ी रकम एक साथ बढ़ाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल वाकई बड़ा अफसोस नाक अमल है और ये महंगाई का तनासुब नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है और अफसोस भी है कि जनवरी में जो खान साहब ने मुआहदे किए थे और इससे पहले भी जो मुआहदे हुए थे, ये उन्हीं का पेश खैमा है। और खान साहब को ये मालूम हो गया था कि मैं रुखसत हो रहा हूँ, मैं अल्लाह हाफिज़ कह रहा हूँ गवर्नमेंट को, तो खान साहब ने 10 रुपये और ये कुछ पैसे जो पेट्रोल और तमाम पे सब्सिडी दी थी, ये खान साहब ने जानबूझकर सब्सिडी दी थी, जो कि आज वो इसका रोना रोएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था और ये उनको पहले बढ़ाना था, मगर उन्होंने मजीद सब्सिडी दी और खजाने के ऊपर मजीद बोझ बढ़ा। यानी आज जो 180 रुपये हुआ है, यानी ये खान साहब 180 रुपये करके जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, खान साहब भी मजबूर, क्योंकि मुआहदा IMF से कर चुके हैं ना, तो उस मुआहदे को इम्प्लीमेंट तो करना है। अच्छा। खान साहब होते तो खान साहब भी करते, लेकिन खान साहब ने जो सब्सिडी दी थी पेट्रोल पे 10 रुपये, वो खजाने के ऊपर बोझ डाला गया था। वो डेली पर डे जो नुकसान हो रहा था, वो उसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं, अवाम बर्दाश्त कर रही है। और बिल्कुल ये 5 अरब महंगाई, रुपए का अब तक नुकसान देखिए जी, जो जो वो- महंगाई है, बिल्कुल महंगाई है, काबिल अफसोस है, ऐसी बात नहीं है कि वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये जो मुआहदे हैं, ये तो खान साहब की गवर्नमेंट कर गई थी और खान साहब ने ये मुआहदे इम्प्लीमेंट कराने थे, उन्होंने खुद भी करने थे, लेकिन है। अफसोस के नो सर, कॉन्फिडेंस अब आ गया। मामला ये आ रहा है कि चूंकि नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि हमारे पास बेहतरीन मुआशी टीम है, हम तो बदल के रख देंगे, तो सर वो दावे कहाँ गए? नहीं, देखिए, मुझे तो ख्याल नहीं पड़ता कि उन्होंने ऐसी बात कही हो। बात यह है कि नो कॉन्फिडेंस असेंबली में आया और उसमें खान साहब अपनी हुकूमत का जवाब खो चुके थे, तो हुकूमत तब्दील हो गई। बात यह थी कि जो महंगाई का एक रेशो है, ये काबिल अफसोस है। इसमें मैं आपसे ये नहीं कहूंगा, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, नून लीग की गवर्नमेंट हो, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हो, बात यह है कि अवाम जिस मुश्किल में है, इस मौजूदा गवर्नमेंट को भी गुड गवर्नेंस पैदा करनी चाहिए, अवाम के लिए नए जराए तलाश करने बिल्कुल, चाहिए। और ये जिम्मेदारी बनती है। सर, बिल्कुल सर, मैं हुमायूं साहब की जानिब जाऊंगा, उनसे पूछ लेता हूं कि क्या मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त 1.5 माह हो चुका है, हुमायूं साहब आप क्या समझते हैं कि क्या ये भी जिम्मेदार है? और देखिए, मैं ही तो समझता हूँ कि जो पहले हुकूमत मौजूदा यहाँ पे कारकर्दगी उसकी जो रही है PTI की, वो भी निहायत ही खराब रही है। और आगे भी देखें, कोई इतने खास इम्प्लीमेंट्स नहीं हुए जिससे एक आम आदमी को रिलीफ मिले। जो हकाइक ये ही हैं, हकाइक की तरफ जाना चाहिए। और बेसिकली अब हमें जो है ना, ये चीज समझ जानी चाहिए। मेरे बचपन में मैं एक गाना सुना करता था, पानी का बुलबुला और 4 दिनों की जिंदगी। तो खान साहब को तो आप ये पहले कंसिडर कर लें और समझ लें कि 4 साल की हुकूमत और उसके बाद ये पानी का बुलबुला और खत्म हो गया है। बात इतनी सी है कि इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है पाकिस्तान की, वो निहायत ही फाइनेंशियली क्राइसिस की तरफ है, इकोनॉमिकली क्राइसिस की तरफ है। और जहां तक ये जो इनके धरने कैंसिल करने का यू टर्न का मकसद था, वो सिर्फ और सिर्फ 29 मई को इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था हयात पाबंदी वाला, उसको इशू बनाकर ये सारा खेल खेला जा रहा है। और उसी पे गारंटी और शारंटी ली जा रही है कि भाई 29 को इनको पाबंदी ना लगा दी जाए। फंडिंग के तहत राव की फंडिंग है, इसराइल की फंडिंग है, ये सारी चीजें
कौम के सामने अभी देखते हैं किस वक्त और किस नतीजे पे 29 तारीख वाला फैसला आता है, तो वो फैसला करेगा कि खान साहब की कोई डील हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक। अच्छा सर, यहाँ पर ये बात भी आ रही है कि इस वक्त मुआशी लिहाज से जहाँ पर पाकिस्तान कमजोर होता जा रहा है, ये एक जो धरना देने की कोशिश की गई थी तो इसमें भी 1 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। तो सर ये तो फिर हर सियासी जमात को सोचना होगा कि किस तरफ पाकिस्तान को लेकर जाना है। जी क्या कह रहे हैं आप? मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 1 अरब रुपए का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को इस धरने की वजह से, तो आप क्या समझ रहे हैं कि हर जो सियासी जमात है उसको पाकिस्तान का सोचना होगा, ना कि अपनी अपनी सियासी जमात का सोचते रहेंगे? और देखिए ये तो मैं समझता हूँ कि सरासर एक बिल्कुल ही बैड इम्पैक्ट है खान साहब का, कि खुद कॉटन का सूट पहनकर उपला लगाकर कंटेनर पे खड़े हुए थे और आम कारकुन, आम वर्कर बेचारा जो उनके पास कुछ जो थोड़े बहुत लाइल वर्कर हैं या थोड़े बहुत नजरियाती हैं, वो बेचारे रोड पे आंसू गैस के शेल खा रहे थे, पुलिस के डंडे खा रहे थे, और खान साहब को इतनी फुर्सत नहीं मिली। एक कारकुन उनका पुल से गिरकर शहीद हो गया, जो उसके लिए 2 लम्हे के लिए कोई बात करते और जेन्युइन टॉपिक पे जाकर उसके घर चले जाते, आज उसके कोई घर पहुंच जाते, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। जाने वाले चले गए और लोग सियासत चमका रहे हैं। बड़ा बैड इंप्रेशन है पाकिस्तान की, बेसिकली इकोनॉमी के लिए भी, और हमारे जो इस वक्त दुश्मन मुल्क एक्टिव हुए हैं, आपको पता है 1 महीने के अंदर पिछला आसमान कराची में 3 खुदकश धमाके हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि अब सियासी पार्टियों को भी ये अपना एजेंडा दुरुस्त करना होगा। मेरी नजर में ये एजेंडे जो हैं ये फिर साजिशी एजेंडे हैं जिस पर ये खान साहब काम कर रहे हैं या बाकी जमातें काम कर रही हैं। जो भी इस तरह का इक़दाम उठाएगा, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के हक में वो बेहतर कर रहा है। बिल्कुल, जो सियासी जमातें उनको पाकिस्तान का सोच के आगे बढ़ना होगा। शुजात, इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, खास तौर पे जो एक आम कारकुन है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात को, खास तौर पे कल हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उनके साथ कुछ ज्यादती भी हुई, उनको निकलने नहीं दिया गया, आंसू गैस की शेलिंग, और बच्चे और खवातीन भी उसमें मुतासर हुए। तो फिर ये जो सारे मामला हो क्या रहा है, मतलब यानी एक आम आदमी मुतासर हो रहा है उससे? तो देखिए, मैं तो खुल के बात करूंगा, एक वो ये कि हम आज़ाद मुल्क, आज़ाद रियासत हैं और सबको जो है प्रोटेस्ट का हक है। हमने एहतजाज के लिए जो है कराची प्रेस क्लब रखा हुआ है कराची के अंदर। तो मैं ये कहता हूं कि आप लोग धरने भी करें, प्रोटेस्ट भी करें। मैं ये अपील करता हूं आपके चैनल से कि कोई ऐसी जगह मुकर्रर की जाए जो शहर से बाहर हो। मेरी अल्फाज जरा सुनिएगा कि कोई ऐसी जगह मुकर्रर की जाए, एकड़ों पर हो, बड़ी अराजी हो, और वो हो शहर से बाहर। ये करते हैं अवाम को ब्लैकमेल, रोडें बंद कर दी, फलाना कर दिया। आप भाई पावर में, मैं तो पिछली बार भी यही कहा था खान साहब को कि जब आप पावर में थे तो भाईजान आप उठा के फेंके, अब वो पावर में है तो वो उठा के फेंकेंगे। इस वक्त तो टॉम एंड जेरी का खेल चलता रहेगा। तो मेरी अपील ये है कि इस वक्त कोई ऐसा पॉइंट बनाया जाए जहां पर ये महीनों बैठे धरनों के लिए। मैं देखता हूं कि कितनी देर धरने चलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल किए जाते हैं। ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक है। आउट ऑफ रेंज लेके जाए ना। मैं शाहिद साहब से पूछ लेता हूं, कौन जाता है फिर उस जगह पर? बिल्कुल शाहिद साहब, ये फरमाइएगा कि 1 अरब रुपए का जो माशी माहिरीन के मुताबिक ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आपने देखा होगा दरख्त भी जले हुए हैं वहां पर, और जो मेट्रो स्टेशन है वो भी जला है, साथ साथ कई नुकसान हुआ है, और बच्चे और खवातीन जो है उनका भी नुकसान हुआ। तो सर ये क्या धरना या लॉन्ग मार्च जो है इसको आप कामयाब कहेंगे? ये जो जलाओ गिराव हुई है, ये राना जल्लाद साहब ने और उनके हवारियों ने, इनकी गुलू भट्टों ने की है। अच्छा। हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि 126 दिन धरना जब तहरीक इंसाफ ने दिया था, एक कमला तक नहीं टूटा था। और जहां जो है ना ये मेट्रो स्टेशन जला था, उधर तक तो हम पहुंचे नहीं थे। ये तो इन्हीं की गुलू भट्टों ने आके हमारे कारकुनों पे, पाकिस्तानी अवाम पे, राना जल्लाद साहब ने जिस तरीके से शेलिंग की है, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर गोलियां बरसाई है, उनके सर फाड़े हैं, इनको इलेक्शन में इसका जवाब देना पड़ेगा। ये वही है ना 14 कत्ल इसने किए थे, क्या नाम है उसका, मॉडल टाउन में। इनसे अच्छा, तवक्को नहीं की जा सकती। अच्छा सर, अब बात ये आ रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें मामला ये आ रहा है सर कि राना सनाउल्लाह साहब ने पहले ही कहा था कि शेख रशीद साहब जो है बार बार खूनी इनकलाब की बात कर रहे हैं। आपकी जानिब से बार बार चूंकि ये कहा जा रहा था, सर पहले शेख रशीद साहब नहीं थे 2014 में इस तरीके से बात करने वाले, अब आपकी सफ़ों में ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जो बार बार ये कह रहे थे कि खूनी इनकलाब आएगा। तो सर कोई ना कोई इक़दाम तो लेने थे। देखिए जी, मेरी बात सुने, अब पाकिस्तानी आइन के तहत एहतजाज पाकिस्तानी अवाम का हक है। अगर आज 30 रुपए पेट्रोल, 30 रुपए डीजल पाकिस्तानी अवाम पे बम गिराया गया है, तो पाकिस्तानी अवाम उस पर रिएक्ट तो देगी। पाकिस्तानी अवाम जो ये पैसे ये लूटे, पैसे बैरून मुल्क ये ट्रांसफर करे, मकसूद चपड़ासी में करोड़ों रुपए इनके आए,
बच्चे इनके नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान पे हुक्मरानी करे और पेट्रोल और डीजल की मद में पाकिस्तानी अवाम का चमड़ा उतारा जाए। ऐसा क्यों? दुगला मेयार नहीं चलेगा। पाकिस्तानी अवाम जाग चुकी है, इनके चेहरे मकरूह चेहरे पाकिस्तानी अवाम ने पहचान चुके हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में इलेक्शन का अनाउंस होने वाला है। उसमें इनको पाकिस्तानी अवाम खेला देगी और इनको इंशाल्लाह वो शिकस्त मिलेगा कि इमरान खान 2 ताई अक्सरियत से कामयाब। ठीक है सर। सर राना साहब से पूछ लेते हैं। राना साहब, चेहरे पहचान चुकी है अवाम और शिकस्त आपका मुकद्दर है, सर क्या कहेंगे? नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े नजर आते हैं, बहुत अच्छी बात है। बात यह है कि डॉलर जब इनको हुकूमत मिली थी 103 रुपए का था, 188 पर इन्होंने डॉलर छोड़ा, तो आप मुझे बताएं ये बम उस वक्त आवाम नहीं देख रही थी? तो आवाम ने तो जब कोई जलाओ घेराव नहीं करा। आज जलाओ घेराव आवाम कर रही है। जब पेट्रोल 150 रुपए पर ये छोड़ कर गए, आवाम ने उस वक्त तो जलाओ घेराव नहीं करा। आटा 80 रुपए छोड़ कर गए थे, उस वक्त तो जलाओ घेराव नहीं करा। खाने का ऑयल 550 रुपए लीटर छोड़ कर गए थे, उस वक्त तो आवाम ने जलाओ घेराव नहीं करा। आज अगर 30 रुपए का पेट्रोल महंगा हुआ है तो आवाम का जलाओ घेराव भी सामने आया, तमाम चीजें सामने आ गई। अरे जनाब खान साहब, आप इख्तिदार में थे, जिनको ये चोर और लुटेरा कहते हैं, जनाबे वाला, आपने उनकी कितनी इन्वेस्टिगेशन की? ठीक सर, इसका मतलब ये आप मजीद महंगाई करेंगे? हम महंगाई करने वाले कौन होते हैं? जो ये एग्रीमेंट्स करके गए हैं आईएमएफ से, हम तो मजबूर हैं कि आईएमएफ से जो एग्रीमेंट हुए हैं उनको अगर कैंसिल करते हैं तो भारी जुर्माना देना पड़ेगा। तो बात यह है कि जिस आवाम की बात कर रहे हैं, जिस तोड़फोड़ की बात कर रहे हैं, ये वो तोड़फोड़ उस वक्त क्यों नहीं हुई जब ये डॉलर इतना महंगा हुआ, जब ये आईएमएफ के पास गए। आज अगर मिसाल के तौर पे 25 रुपए कर्ज था तो 50 रुपए हो गया पाकिस्तान के ऊपर, ये खान साहब करके गए। तो इस आवाम ने उस वक्त तो कोई नहीं कुछ नहीं किया। हुमायूं साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त सारे सूरत हाल आप सुन ही रहे हैं सर, इस वक्त पाकिस्तान को नुकसान हुआ चला जा रहा है, एक आम आदमी का कौन सोचेगा सर? हुमायूं साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक आम आदमी का क्या आप समझते हैं सर मुस्तफा कमाल सोचेंगे या कोई और भी सोच रहा है? हुमायूं साहब से दोबारा रब्ता करते हैं, मुनक़ता हुआ रब्ता दोबारा से करते हैं, उनसे पूछेंगे कि मुस्तफ़ा कमाल के वाले से बार बार कह रहे हैं कि जनाब हम जो है वो कुछ करने जा रहे हैं और बेहतर करने जा रहे हैं, यानी 240 जो है इंतखाब होने भी वाला है, देख लेते हैं कि क्या आवाम उनको मुंतखब करती है या किस समत में जाते हैं। जनाब अभी ये भी फरमाइएगा कि आपके बहुत सारे इत्तेहादी जो हैं आपके साथ मौजूद भी हैं, एक मामला अटक गया था गवर्नर सिंध के हवाले से, सर वो अब तक अटका हुआ है, कौन बंद कौन रहा है गवर्नर? देखिए जो भी बनेगा कंसेंसस के साथ बनेगा, बिल्कुल कंसिडर किया जाएगा और ये तमाम इत्तेहादी मिलकर फैसला करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई इसमें खलफशार नहीं है। बिल्कुल सर। अच्छा हुमायूं साहब की जानिब दोबारा चलते हैं। हुमायूं साहब ये फरमाइएगा कि आखिरकार आवाम का कौन सोचेगा सर? ये तमाम सियासी जमातें जो है वो अपनी अपनी बात तो कर रही हैं, आवाम पिस रही है सर। अवाम के पास मुस्तफा कमाल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त। अच्छा सर। आप कहीं भी अगर नौकरी के लिए जाते हैं तो उस बंदे का किरदार देखते हैं, उसका सीवी देखते हैं। मैं नहीं समझता कि मुस्तफा कमाल साहब के अलावा किसी के पास अच्छी सीवी है। और NA-240 का अभी आपके सामने बाई इलेक्शन है, इंशाल्लाह ताला जो जमात यहाँ से जीती हुई थी, जिस तरह उसने अपनी कौम का सौदा किया है बाजारी पार्टी ने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको मुंह के बल गिरा रहा है। और इंशाल्लाह NA-240 में आपके सामने PSP का ग्राफ आपको नजर आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन PSP जिस मकबूलियत की तरफ जा रही है, जिस तरह आपने भी देखा कि पीके से भी हमारे कुछ कैंडिडेट जीत गए हैं, बलूचिस्तान से भी अभी अनअपोज हमारे कैंडिडेट वहाँ पे जीत चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में PSP आती जा रही है और अनकरीब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की फलाह और बहबूद के लिए और मुसलमानों की यकजहती के लिए, आम इंसान के रिलीफ के लिए, नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और बेहतर निजाम के लिए मुस्तफा कमाल ही मुस्तफा कमाल। सर मामला ये आ रहा है कि मुस्तफा कमाल साहब जो हैं वो उसी वक्त हुक्मरानी कर सकते हैं जब वो पंजाब से जीत सकें, बड़ी तादाद में कौमी असम्बली की सीटें हासिल कर सकें। सर क्या पंजाब में आपका जो सेटअप है इतना मजबूत हो चुका है कि पंजाब के लोग जो है आपको वोट दे देंगे? 2016 से पहले तो आप खान साहब के बारे में भी ये बात नहीं कर सकते थे। ये अल्लाह का निजाम है, पूरी दुनिया में तरह एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं करता। ठीक है सर। ये जब अल्लाह दिल फेरेगा लोगों के और लोगों के हालात बदलेगा तो इंशाल्लाह ताला आपको हर जगह से PSP नजर आई थी। बिल्कुल सर, अल्लाह का निजाम है और इस निजाम के अंदर मुख्तलिफ निजाम भी चल रहे होते हैं। तो क्या आपकी कोई डील भी बनी है सर किसी से कि आप जो है वो हुकूमत में आ सकते हैं? हमारी डील तो सिर्फ अल्लाह ताला से चलती है, उसी से डील करते हैं। ठीक है सर। सर बिल्कुल सर एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। दो टोक के अंदर हम जो बात कर रहे हैं और वो दो टोक बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त आवाम की फलाह बहबूद के लिए कौन सी सियासी जमात बेहतरी के लिए इक़दाम कर सकती है। शाहिद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, यकीनन सारी सूरत हाल को बहुत करीब से मॉनिटर किया होगा। शाहिद साहब, क्या कोई मुज़ाकरात के हवाले से बात की जा रही है कि कोई डील हुई है, खान साहब से कोई डील हुई है, कोई मामलात हुए? देखिए वकार साहब, ये डील वो लोग करते हैं जो ये चारों जो 13 पार्टियां इकट्ठी हुई है ना, ये डील इसका काम होता है। अच्छा। तहरीक इंसाफ पहले दिन से स्टेट वर्ड फॉरवर्ड सियासत करती है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान और पाकिस्तान को जिन्होंने लूटा है, पाकिस्तान में जिस तरीके से गरीब आवाम के ऊपर जो जुल्म डाले हुए, उनके साथ कोई डील नहीं होगी। पाकिस्तानी आवाम इनके चेहरे पहचान चुकी है। आपने देखा है ना, इधर मरियम नवाज का भी मार्च था, महंगाई मार्च जो इन्होंने ड्रामा मार्च किया था, उसमें भी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने इनको एक शेर इनके ऊपर नहीं कराया था। बिलावल जरदारी साहब का मार्च एक जगह भी उसको रिकावट नहीं करी की थी। इसको बोलते हैं इमरान खान साहब की सियासी। और इनके जो है ना, इन्होंने ये जो राना जल्लाद बिठाया हुआ है, जिन्होंने जुल्म किया पाकिस्तानी आवाम पर, जिनके इनके सर पाने हैं, और इनका जो 14 बंदों का कातिल है मॉडल टाउन का, इनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान में अगर कोई पार्टी है तो वो तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान की हकीकी जमहूरी पार्टी है। ये पार्टियां जो 13 पार्टियां इकट्ठी हो चुकी है, इन्होंने हमेशा एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए, एक दूसरे के ऊपर जो नेम में केसेस है, ये इनके अपने बनाए हुए केसेस है। ये अपनी चोरियां बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इनका मुल्क से कोई लेना देना ठीक है। अच्छा सर, ये आपका ये कहना है बिल्कुल सही है। ठीक है शाहिद साहब, 30 रुपए इन्होंने उसके ऊपर बिल्कुल सर अब बात रिपीट हो रही है, इसलिए मैं अगला सवाल करूंगा सर। बिल्कुल शाहिद साहब कह रहा था कि मैं कपड़े बेच के पेट्रोल पे अपने, ठीक है सर ये बात चूंकि हो चुकी है, हम दूसरे सवाल पे जाएंगे शाहिद साहब। आवाम का जो है ना, इन्होंने चमड़ा, ठीक है शाहिद साहब। राना साहब, इस वक्त जो सारी सूरत हाल है उसमें उनका कहना है कि इस वक्त जुल्म हो चुका है बुरी तरीके से। सर मैं इनकी तकलीफ समझ सकता हूँ। बात यह है कि खान साहब भी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं, उनके जो लीडरान है वो भी अपना ज़हनी तवाज़ुन। सर कोई मुज़ाकरात हुए? बेहतर तरीका यह है कि पहले तो ये इलाज कराएं किसी अच्छे न्यूरो सर्जन से, और सबर और तसल्ली से मुजाहरा करें, और अपने कारकुनों को भी कहें कि सबर का दामन हासिल ना जाने दें। जो ख्वाब देख रहे हैं पूरा होगा नहीं। और बात यह है कि जहां तक मुज़ाकरात की बात है, तो सबसे पहले तो ये फॉरेन फंडिंग केस है उसका जवाब दें, और बिल्कुल आवाम से रब्ता करें। जब इनको इतना आवाम पर नाज है, इनको अपनी कारकर्दगी पे इतना भरोसा है, तो इनको लड़ाई की क्या जरूरत है? इनको आवाम से रब्ता करना है, आवाम इनको वोट देगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनको क्या जरूरत पड़ी है? ये तो 2 महीने भी इख्तिदार से बाहर रहकर ऐसा हुआ जैसे मछली को पानी से निकाल के बाहर फेंक दिया, तो इनसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे भाई, अगर वो गलत लोग हैं और वो गलत कर रहे हैं, उन्हें करने देना। आवाम तो आपको वोट देगी, आप इख्तिदार में दोबारा आएंगे। तो मजाक ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक है सर, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त बात ये हो रही है कि जो खान साहब यहाँ पर आए इस्लामाबाद, और उसके बाद जो मामलात हुए, मुज़ाकरात हुए नहीं हुए, इसके साथ साथ मजीद आगे बात क्या चली है, 6 रोज़ बाद क्या होगा, शाहिद साहब से जान लेते हैं। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं शाहिद साहब, 6 रोज़ बाद क्या होने जा रहा है? देखिए जी वकार साहब, हमारे एक ही एजेंडा था कि भाई इलेक्शन कराओ। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में जो जुल्म हुए हैं अमरीकी साजिश के तहत, ठीक है, उनके हवारी पाकिस्तान जो अमेरिका के एजेंट यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने जो साजिश रचाई, चलो हो गई तो हो गई। अब मुल्क की खातिर, पाकिस्तानी अवाम के खातिर मुल्क बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है जो भी हुआ, लेकिन अब जो है ना, आप एक ही हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन कराओ। फिर हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, और 6 दिन के अंदर हमने इनको अल्टीमेटम दिया। चूंकि बजट भी आ रहा था, और पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान इनके IMF से मुज़ाकरात भी नाकाम हुए थे, तो फिर ये अपनी नाकामी का मलबा तहरीक इंसाफ के ऊपर डालते हैं। इसलिए हमने कहा कि चलो 6 दिन मजीद इनको दे देते हैं। अगर 6 दिन के अंदर इन्होंने ऐलान कर लिया इंतखाबात का, और मैं आपको 100%, 90% नहीं 100% कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह 6 दिन के अंदर ये इलेक्शन का ऐलान करेंगे। अच्छा शाहिद साहब, ये भी फरमाइएगा, आप कह रहे हैं कि आपने सिर्फ इसलिए, सर आपने इसलिए वापस चले गए, अपना वक्त पूरा नहीं करेंगे इंशाल्लाह।
ٹھیک ہے شاہد صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس لیے واپس چلے گئے کہ IMF سے مذاکرات اور دیگر معاملات چل رہے تھے، وہ ملبہ آپ پہ آ جاتا تو سر کیا آپ لوگ اتنی ناقص پلاننگ کر کے نکلے تھے کہ آپ کو پھر 6 روز بعد چلے گئے، اس کے بعد پھر آپ آئیں گے، اس کے بعد پھر چلے آئیں گے؟ سر یہ کیا ہو کیا رہا ہے، کیسی پلاننگ ہے سر یہ؟ دیکھیے جی، ہماری پلاننگ کا تو اس چیز سے اندازہ لگائے کہ پنجاب پولیس اور وفاق کی پولیس کا زور ٹوٹ گیا تھا، اس لیے انہوں نے پاکستان فوج کو بلایا، اور ان کی سازش یہ بھی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستانی اداروں سے مختصر رکھیے گا سر، چاہتے ہیں جی، یہ پاکستانی اداروں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو لڑوانا چاہتے ہیں، لیکن ہم میچور لوگ ہیں، پاکستان کے خاطر ہم لوگ پاکستانی ٹھیک ہے سر میں جواب آپ کا جواب لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ اداروں کی قدر کرتے ہیں، اور یہ چور حکومت ہم پہ مسلط ہو چکی ہے، انشاءاللہ پاکستانی عوام ان کو رد کرے گی، اور ٹھیک ہے سر، اپنا جو ہے نا سر پوائنٹ آ گیا سر آپ کا۔ شجاعت سے پوچھوں گا سر، شجاعت یہ بتائے گا کہ اس وقت جو یہ کہہ رہے ہیں کہ واپس جانے کی وجوہات سن لی آپ نے، کیا ہے اس پہ آپ کے؟ اگر واپس ہی جانا تھا تو بیچارے لوگوں کو شہید کیوں کروایا بقول ان کے کہ شہید ہوئے، چلیں خیر جہاد ہے ان کی نظر میں کہ جہاد ہو رہا تھا، تو اگر ان کو واپس ہی جانا تھا تو اتنے لوگوں کو شہید نہ کرواتے، اتنا نقصان نہ کرواتے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ پریویس حکومت نے بھی جو ہے کافی اربوں خربوں ڈالر کا نقصان کروایا ہے، اگر انہوں نے بھی کروا دیا تو کوئی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ ویسے اتنا جو ہے لوگوں نے قرضہ لے لیا ہے، حکومت نے اتنا قرضہ لے لیا ہے کہ اب اس وقت بچہ جو ہے کم از کم کتنا قرضوں میں 180 روپے پر لیٹر پیٹرول لے گئے کام آدمی، یہ ہم 180 پہ نہیں بیٹھتے نا۔ میری صرف درخواست یہ ہے کہ بھائی لڑائی پھڈے فساد جو کرنا ہے کریں، لیکن جو اس وقت غریب عوام ہے اس کا سوچ لیں۔ جاتے جاتے صرف یہی کہوں گا کہ کھاؤ جتنا کھانا ہے کھاؤ، تھوڑا سا لگاؤ۔ میرا یہ ایک وہ بن گیا، یہ ایک میرا سوال ہے لوگوں کا کہ بھائی لگاؤ لیکن تھوڑا سا لگاؤ۔ سر کب لگا رہے ہیں آپ کراچی شہر پہ، پاکستان پہ؟ زرداری صاحب سے حکومت آپ کے پاس؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہد بھائی کو مبارکباد، ماشاءاللہ بڑی تسلی بخش بات کی کہ اداروں کے احترام کرتے ہیں، اور ان کے لیڈر اداروں کو گالیاں بکتے ہیں کھڑے ہو کر، ان کے کارکن ادارے کے لوگوں کو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے ان کو گالیاں بک رہے ہیں، اور یہ اداروں کا احترام کر رہے ہیں، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ کون سا احترام ہے؟ دوسری بات، الیکشن جناب، بالکل الیکشن سے کوئی پارٹی رائے فراری اختیار نہیں کر رہی۔ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، شفاف ہونے چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرتی ہے۔ الیکشن ہونے چاہیے، لیکن کب ہونے چاہیے؟ میں گزارش کروں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کل یاسین ملک صاحب کو جو سزا ہوئی ہے ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ، اس فیصلے کو عالمی عدالت میں چیلنج کرے گی پیپلز پارٹی۔ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ بات یہ ہے کہ کل جو اتنے لوگ جمع ہوئے تھے، کیا ہی بات تھی کہ یہ کشمیریوں کے لیے 2 الفاظ کہتے تو کریڈٹ تو لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سدھاریں، سب سے پہلے جن اداروں کی بات کرتے ہیں ان کی تعمیریں نو کریں، ان کو گالیاں نہ بکیں۔ پاکستانی قوم یہ بھی دیکھ رہی ہے، آپ کبھی کبھی مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں، کبھی آپ کچھ کرتے ہیں۔ میں پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ تحریک انصاف کو ریجیکٹ کریں، کیونکہ یہ نااہل لوگ ہیں۔ دوسری بات، میں پوری قوم سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ جناب آپ سادگی اپنائیں، آپ اس مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ اپنے گھروں کے اندر بھی سادگی کریں، اداروں کے اندر بھی سادگی اپنائیں۔ ٹھیک ہے جناب، شاہد صاحب لاسٹ کامنٹ کیجیے گا، مختصر رکھیے گا سر۔ ان کو یہ کہیں کہ اپنے لیڈر کو مودی کو دہشت گرد کب کہے گا، کیونکہ یہ مودی کے ساتھی ہیں، ان کے کاروبار ہے، یہ غلام ہے، یہ امریکہ کے غلام آپ ہو۔ جلسے کے اندر کہہ رہے تھے، جب کہہ رہے رانا صاحب لاسٹ کامنٹ لینے دیتے تو بہتر تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جناب۔ رانا صاحب بے حد شکریہ، شاہد صاحب بے حد شکریہ، اور شجاعت آپ کا، ہمایوں صاحب کا بے حد شکریہ۔ نہیں بالکل نہیں، جو اس وقت ساری صورتحال عوام نے اس وقت دیکھی ہے، عوام سے ہم کہیں گے کہ وہی بہتر فیصلہ کریں گے، اور اس کے ساتھ پروگرام کو بھی وقت اختتام کو پہنچا ہے۔ وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔